हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 2, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। देखो, हमेशा जो चैप्टर रहता है ना, उसका पहले मतलब समझना चाहिए कि क्या कहना चाह रहे हो। उसी में वो सारा आंसर, सारा चीज़ छुपा रहता है। ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब होता है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव मतलब कि छोटे छोटे जीव, यानी कि छोटे छोटे लिविंग थिंग्स जो हमें नंगी आंखों से, यानी कि हमें आंखों से नहीं दिख सकते। ठीक है। हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। या मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करना पड़ेगा उसको देखने के लिए। फिर कह रहा फ्रेंड्स एंड फू। फ्रेंड मतलब यानी कि आप लोग जानते हैं दोस्त होते हैं, ठीक है, हमारे मित्र। और फू मतलब होता है दुश्मन। मतलब देखा जाए तो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे दोस्त भी होते हैं, यानी कि हमारे लिए अच्छे होते हैं, हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। और दूसरे वो बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, यानी कि वो बेकार होते हैं। अगर हमारे शरीर के अंदर चले गए हैं तो हमको बीमार कर सकते हैं। जैसे कह रहा है कि आपने देखा होगा कि जानवरों और एनिमल्स को, ठीक है भाई, जानवर बड़े बड़े रहते हैं, एनिमल्स भी बड़े बड़े रहते हैं, प्लांट्स भी बड़े बड़े रहते हैं, तो हम आसानी से देख पाते हैं। जैसे आप अगर आप अगल बगल की चीज़ों को देखेंगे तो काफ़ी आसानी से आप देख पाएंगे, लेकिन उनके जो अंदर बैक्टीरिया हैं, आपके हाथों में जो बैक्टीरिया है, उसको आप नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। कह रहा था कि एक एग्जांपल दिया है। कह रहा है आप लोगों ने देखा होगा कि एक ब्रेड, जब ब्रेड आपके घर में आता है तो कभी कभार आप लोग ब्रेड खाते नहीं हैं, जिसकी वजह से वो ब्रेड क्या होता है, सड़ जाता है। कह रहा सड़ने के बाद उसमें एक क्या बोलते हैं, ग्रे कलर का, यानी कि ग्रेइश वाइट कलर का, यानी कि थोड़ा ब्राउन कलर का उसमें एक रंग आ जाता है। ठीक है। वो देखते होंगे कि हम कहते हैं कि ब्रेड क्या हो रहा है, ख़राब हो रहा है या सड़ रहा है। तो अगर आप माइक्रोस्कोप से उस सड़े हुए ब्रेड के पार्ट को देखेंगे तो देखेंगे उसमें कई सारे नंबर में बैक्टीरिया होंगे, यानी कि लाखों करोड़ों बैक्टीरिया उसमें गिजगिजा रहे होंगे। ऐसा लगता है कि उसमें वो लोग खेलते हैं। ठीक है। तो वो हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक है। तो दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं। एक तो हो गया ब्रेड वाला, जो हमको नहीं खाना चाहिए सड़ने के बाद। दूसरे बैक्टीरिया हमारा एग्जाम्पल हो गया कौन वाला, दही। जो दही होता है ना, ठीक है, उसमें बैक्टीरिया होते हैं। अगर माइक्रोस्कोप को आप दही से जो दही होता है, अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे आप, तो आप कभी दही को खाने का मन ही नहीं करेगा आपको। ठीक है। उसमें इतना ज़्यादा बैक्टीरिया होता है दही में, लेकिन सारे बैक्टीरिया क्या है, हमारे लिए अच्छे होते हैं, हमारे सेहत के लिए अच्छे होते हैं, इसीलिए हम लोग दही खाते हैं गर्मियों के मौसम में। ठीक है। तो दही क्या है, उसमें जो बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छे हैं, और जो ब्रेड सड़ गया है उसमें जो बैक्टीरिया हैं वो हमारे लिए नुकसानदायक हैं। ठीक है। तो ये था कुछ इंट्रोडक्शन। अब आते हैं हम असली टॉपिक पे इस चैप्टर का। सबसे पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि वही सूक्ष्म जीव जो हम नंगी आंखों से, यानी अपने आंखों से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, माइक्रोस्कोप की। ठीक है। तो क्या कह रहा है, अगर आप वाटर को या सॉइल को, जैसे मिट्टी और पानी जो होती है, उसमें भी बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन हमको दिखते नहीं हैं। आप हाथ में पानी जब लेंगे तो उसमें देखेंगे सिर्फ पानी ही दिखेगा, उसके अंदर जो बैक्टीरिया होंगे वो हमको नहीं दिखेगा। वैसे ही मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर, जब आप हाथ में मिट्टी लेंगे तो बस मिट्टी ही दिखेगा, उसके अंदर बैक्टीरिया जो होंगे वो नहीं दिखेंगे। उसको देखने के लिए हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप या कोई ऐसा चीज़ जो छोटी छोटी चीज़ों को दिखा सके। तो कह रहा है कि वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, यानी कि टाइनी होते हैं। टाइनी मतलब कि छोटा। हर इंग्लिश का वर्ड क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। फुल मतलब पूरी तरह से छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें अपनी आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि उनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है। उनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। माइक्रोस्कोप समझते हैं ना, हर लैब में होता है एक माइक्रोस्कोप, आपने देखा होगा। ठीक है। उसमें क्या होता है, छोटे, देखो दो चीज़ होता है, एक होता है माइक्रोस्कोप, एक होता है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप यानी कि दूर की चीज़ों को देखने वाला, इसलिए उसको कहते हैं टेलीस्कोप। टेलीफोन जाते हैं, टेलीफोन कहाँ लगाते हैं, फ़ोन लगाते हैं कहीं दूरी तो लगाते हैं, यानी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर हो सकता है, 100 किलोमीटर आपसे दूर हो लड़का, या आपके फैमिली क्या हो दूर हो आपसे। ठीक है। तो आप टेली यानी कि टेलीफोन करके फ़ोन लगाते हैं। तो टेलीस्कोप मतलब कि दूर की चीज़ों को देखने वाला। जैसे कि स्पेस में जब देखना रहेगा स्टार प्लैनेट को, तो हम टेलीस्कोप का यूज़ करेंगे। और माइक्रोस्कोप का यानी कि माइक्रो चीज़ों को देखने के लिए, यानी कि छोटे छोटे। माइक्रो मतलब होता है छोटा छोटा, माइक्रो मतलब छोटा छोटा, स्कोप मतलब देखना। तो छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, माइक्रोस्कोप। ठीक है। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट कह रहा है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसके 4 मेजर पार्ट्स हैं, यानी कि 4 ग्रुप में बटा हुआ है। कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से? पहला है बैक्टीरिया हमारा, ठीक है, जो बताया ना दही में होता है, ब्रेड में होता है, वो बैक्टीरिया। दूसरा फंगी, ये भी फंगी क्या होते हैं, ये हम देख सकते हैं, अपनी आंखों से ही देख सकते हैं। फंगाई जो होते हैं ये काफ़ी आसानी से दिखे जा सकते हैं। तीसरा होता है प्रोटोजोआ, ये भी एक तरह का बैक्टीरिया होता है जिसका नाम क्या है, प्रोटोजोआ है। और चौथा होता है एल्गी। ठीक है। एल्गी देखते होंगे पानी में आ जाता है हरे हरे कलर का, उसको एल्गी बोलते हैं। तो 4 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगर आप कोई पूछता है एग्जाम में कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं, तो मैंने बता दिया क्या होता है, छोटे छोटे लिविंग थिंग्स होते हैं जिसको हम बस माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं।
और कितने प्रकार के होते हैं, यानी कितने ग्रुप्स में बांटे गए हैं, 4 ग्रुप में, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी। ठीक है, कह रहा है कि इसमें से कुछ कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जैसे कि वायरस। वायरस क्या होता है वो भी देखते हैं। कह रहा है वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कह रहा है जो वायरस होते हैं वो भी बहुत छोटे लेवल पे होते हैं, यानी कि इनको भी देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये थोड़ा अलग होते हैं किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। देखा जाए तो वायरस भी क्या है, एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये उनसे अलग होते हैं। जैसे हम इंसान हैं और बंदर हैं, तो बंदर हमसे क्या है, अलग है, लेकिन चलते फिरते खाते पीते सब कुछ हमारी तरह, ये पानी भी पीते हैं, खाना भी खाते हैं, उनका एक्सक्रीशन भी होता है। ठीक है, तो क्या वो बंदर है और हम इंसान है, तो वैसे इसमें भी है, वो बैक्टीरिया और ये वायरस है, होते उसी तरह है, लेकिन ये क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है वायरस के बारे में, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है जो वायरस होते हैं वो अपने आप से नहीं, वो किसी बॉडी के अंदर जब जाते हैं तब तो अपने आप को क्या करते हैं, अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं। देखो जैसे प्लांट्स क्या है, वो बाहर रह के अपनी संख्या बढ़ाता है। ठीक है, एक प्लांट सूखा तो आसपास भी कई प्लांट्स उग जाते हैं। तो ऐसे वायरस जब किसी के बॉडी के अंदर जाता है, चाहे हमारे बॉडी के अंदर जाए, चाहे जानवरों के अंदर जाए, चाहे प्लांट के अंदर जाए, तो जब ये बॉडी के अंदर जाता है तब अपने आप को क्या करता है, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाता है, यानी कि अपनी संख्या को बढ़ाता है। तो ध्यान समझे रहिए। कोई पूछेगा वायरस क्या है, तो वायरस एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि लेकिन थोड़ा सा अलग होता है, और इसको भी हम कैसे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है, ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है बस किसी के होस्ट के ऑर्गेनिज्म के अंदर, लिखा है ना, कहाँ गया, रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट मतलब किसी बॉडी के अंदर जब वो जाएगा तभी अपने आप को रिप्रोड्यूस कर पाएगा, यानी कि अपने आप को संख्या बढ़ा सकेगा। ठीक है, जैसे कि प्लांट या एनिमल के अंदर जब जाएगा वो तो अपने आप को बढ़ा लेगा। जैसे क्या होता है, इन्फ्लुएंजा हो जाता है ना, सर्दी वगैरह हो जाता है, तो भी तरह का वायरस होता है, जिसकी वजह से जब हमारे अंदर जाता है वायरस तो हमको खांसी सर्दी हो जाता है। फिर वैसे ही होता है पोलियो या चिकन पॉक्स होता है ना, वो भी एक तरह का वायरस है। तो अगर वो वायरस हमारे अंदर चला गया तो हमको चिकन पॉक्स हो जाता है या पोलियो हो सकता है, तो जो काफ़ी खतरनाक बीमारी है। और भी कई सारे वायरसेस के नाम हैं। ठीक है, आप लोग मैम वगैरह से पूछिएगा। जैसे यहाँ पर क्या हो गया, देखिए 3 वायरस के नाम यहाँ दिए गए हैं। इन्फ्लुएंजा, ठीक है, फ्लू वगैरह होता है। सबसे पहला वायरस है पोलियो एक तरह का वायरस है जो काफ़ी खतरनाक होता है। ठीक है, फिर चिकन पॉक्स एक तरह का वायरस होते हैं, एक तरह का बीमारी होता है जो वायरसेस के द्वारा होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा वायरस का टॉपिक। नेक्स्ट आता है डिजीज लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। मैंने बताया ना कि प्रोटोजोआ क्या है, माइक्रोऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप है। कह रहा प्रोटोजोआ की वजह से हमको मलेरिया हो सकता है या डायसेंट्री यानी कि पेट का बीमारी होता है। ठीक है, उसको हो सकता है। तो अगर एमसीक्यू में पूछता है कि प्रोटोजोआ जो है उससे क्या बीमारी हो सकती है, तो डायसेंट्री और मलेरिया होता है ना मच्छर काटने से, तो मलेरिया के अंदर जो बैक्टीरिया रहता है वो प्रोटोजोआ रहते हैं। तो जब हमको काटते हैं तो प्रोटोजोआ हमारे अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमको बीमारी वगैरह हो जाता है। कह रहा प्रोटोजोआ की वजह से टाइफाइड भी होता है, मलेरिया होता है, डायसेंट्री होता है, जिसको हम टीबी ट्यूबरक्लोसिस भी बोलते हैं। यानी कि उस प्रोटोजोआ के अलावा उस प्रोटोजोआ की वजह से हमको कई बीमारियां हो सकती है, जैसे कि मलेरिया, टाइफाइड, टीबी मतलब नहीं होता है, लोगों को टीबी हो जाता है, बहुत खांसते रहते हैं, खांसी उनको आता रहता है। टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरक्लोसिस। तो 3-4 बीमारियों के नाम दिए गए हैं, तो किसकी वजह से होता है, प्रोटोजोआ की वजह से। तो इसको याद रखिएगा। तो 1 वर्ड में आ सकता है आपके कि प्रोटोजोआ की वजह से कौन सी बीमारियां होती हैं, तो डायसेंट्री, मलेरिया, टाइफाइड, टीबी। ठीक है, ये सब बैक्टीरियल डिजीज की वजह से सब बैक्टीरिया हैं जो कि काफ़ी छोटे लेवल पे होते हैं। सेकंड पॉइंट आता है, कह रहा है कि आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा है क्लास 6 7 में। ठीक है, बहुत ही डिटेल में नहीं पढ़े थे हम लोग, लेकिन पढ़ा गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो यहाँ पर दिया गया है इमेज बैक्टीरिया का। इस तरह से बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे अंदर जाते हैं और हमको नुकसान पहुँचाते हैं। और देखो यहाँ पर और बैक्टीरिया हैं, ये एल्गी है। ये दोनों क्या है, एल्गी मैंने बताया ना कि 4 ग्रुप होते हैं, बैक्टीरिया, एल्गी और प्रोटोजोआ। और क्या होता है, फंगाई। तो इसके अंदर भी कई सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे बैक्टीरिया कई तरह के होते हैं, ठीक है, वैसे ही एल्गी 2-3 तरह के होते हैं। पहला है स्पायरोगैरा क्या होता है, देखो स्पेलिंग इसका याद रखिएगा। हो सकता है 1 वर्ड में पूछ दे आपसे या एमसीक्यू में पूछ दे कि एल्गी के 2 एग्जाम्पल बताइए, एक ही नाम बताइए कोई एल्गी का, तो क्या आप लिखेंगे, स्पायरोगैरा या क्लाइमेडोमोनास। क्या है, क्लाइमेडोमोनास, स्पेलिंग याद रखिए, CHALMYDOMONAS। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, एल्गी है। और दें प्रोटोजोआ, जो अभी बीमारी हमने देखा ना कि बीमारी हो रहा था, मलेरिया, टाइफाइड, टीबी वगैरह, डायसेंट्री वगैरह, तो इन्हीं की वजह से होता है, प्रोटोजोआ की वजह से। प्रोटोजोआ में कौन से बैक्टीरिया आते हैं, अमीबा आता है, ठीक है, और पैरामीशियम आता है। ये सब क्या है, यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर मतलब कि इनके अंदर बस एक सेल रहता है। जैसे हमारे अंदर करोड़ों सेल है, हम कई सेल से बने हैं। कहते हैं ना कि हमारे अंदर का
जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेल है। जैसे क्या होता है, जब एक घर बनता है तो उसका एक यूनिट क्या होता है, ईंटा होता है। जो ईंट लगती है ना, एक ईंट, उसको हम सेल बोलते हैं। यानी कि घर का यूनिट क्या है, घर का सेल का है ईंटा। और हमारे अंदर जो सेल है वो क्या है, सेल है, जो कि करोड़ों की मात्रा में है, ठीक है। लेकिन ये जो बैक्टीरिया है, स्पायरोगेरा है, प्रोटोजोआ है, ठीक है, ये सब क्या है, सिंगल सेल है, यानी कि इनके अंदर बस एक ही सेल है। प्रोटोजोआ की वजह से जो बीमारियां हो रही है, टाइफाइड, मलेरिया, डायसेंट्री, टीबी, वो इन्हीं की वजह से होती है, पैरामीशियम और अमीबा की वजह से। तो इन दोनों का नाम आपको जानना जरूरी है, ठीक है। फिर आता है फंगी। मैंने बताया ना, फंगाई, इनको देख सकते हैं हम अपनी आंखों से ही, ठीक है। तो पहला फंगी कौन होता है, ब्रेड मोल्ड। ब्रेड पे इस तरह से जो हो जाता है, जो बड़े ब्रेड होती है आपके घर में चाय से खाने वाली या टोस्ट करने वाली, उसमें इस तरह से फंगी आ जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा नुकसान करते हैं। फिर दूसरा होता है फंगी हमारा पेनिसिलियम, ठीक है, इस तरह से होता है। फिर आता है एस्परगिलस। क्या होता है, एस्परगिलियस या एस्परगाइलस, अलग अलग नाम से अलग लोग जानते हैं, चाहे एस्परगिलस का है या एस्परगाइलस का है। बस आपको स्पेलिंग ध्यान देना है और याद करना है, ठीक है। तो कितना हो गया, 3 इसमें है, 2 इसमें, 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8, ठीक है। 8 बैक्टीरिया है, आपको नाम जानना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ये वायरस। अभी मैंने बताया ना कि वायरस क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा बहुत बेकार। जैसे कोरोना वायरस आया था, हमारे अंदर जा रहा था तो खांसी बुखार वगैरह सब आ रहा था और कई लोगों की जानें भी चली जा रही थी। तो वायरस बहुत खतरनाक है, इस तरीके से होता है वायरस, ठीक है। अब आते हैं अगला टॉपिक पे। कह रहा है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव, मतलब कि जो छोटे छोटे जीव है, लिविंग थिंग्स हैं, जो हमें माइक्रोस्कोप से देखते हैं, वो रहते कहाँ हैं, ठीक है, वो कहाँ रखते हैं, देखते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मैंने बताया ना कि वो सिंगल सेल होते हैं, यानी कि उनके अंदर बस एक ही सेल होता है, वही सेल इनको पूरा मतलब उनको जिंदा रखता है। हमारे अंदर क्या है, करोड़ों सेल हैं, एक सेल मरता है तो 4 सेल पैदा हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इनके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होते हैं। बाकी जो जिसे यहाँ पर दिया गया है नाम, जैसे बैक्टीरिया, जैसे एल्गी हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, इसके अंदर क्या है, सिंगल सेल है। और मल्टीसेलुलर जैसे एल्गी हो गया ना, इनके अंदर कई सारे सेल्स होते हैं। एल्गी मतलब अभी मैंने बताया ना, ये वाले जितने एल्गीज हैं, इनके अंदर कई सेल हैं। लेकिन ये जो है अमीबा और पैरामीशियम, इन दोनों के अंदर एक ही सेल होता है, ठीक है। तो आते हैं, बात हमारा चल रहा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं। ये जानवरों के अंदर रहते हैं, इंसानों के अंदर रहते हैं, प्लांट्स के अंदर रहते हैं, ठीक है। और वहीं अपना डेरा वगैरह जमाए रहते हैं। तो लिखा है यहाँ पर, दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, वो हर तरह के इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण में रह जाते हैं, चाहे वो ठंडा हो, चाहे गर्म हो, चाहे हॉट स्प्रिंग हो, हर जगह पे वो रह सकते हैं। डिजर्ट में भी रहते हैं, ठीक है। मार्सी लैंड यानी कि जहाँ पर सूखा बड़ा पड़ता है, नहीं डिजर्ट सहारा रहता है, रेगिस्तान, वहाँ भी वो लोग रह जाते हैं किसी बॉडी के अंदर। देर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल, वो जानवरों के अंदर रहते हैं, मैंने बोला ना अंदर रहते हैं, इंसानों के अंदर रहते हैं, जानवरों के अंदर रहते हैं। और यहाँ तक कि सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन द ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एक्सिट फ्रीली, यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हवा में ही रहते हैं, यानी कि एयर में मिक्स होकर रहते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर चले जाते हैं और उनकी वजह से हमको खांसी सर्दी वगैरह हो जाते हैं। तो ठीक है, एग्ज़ाम में आता है कि माइक्रो कहाँ रहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि कहाँ रहते हैं, वो जानवरों या इंसानों के अंदर रहते हैं। कुछ माइक्रो ऐसे भी होते हैं जो हवा में रहते हैं, ठीक है। इनका साइज़ कहीं भी इनका साइज़ बहुत छोटा रहता है और किसी भी तरह के इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, चाहे वो आइस कोल्ड हो, चाहे हॉट स्प्रिंग हो, यानी कि चाहे ठंडा हो चाहे गर्मी हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, यानी कि उनमें और हमारे में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंस, यानी क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है, ठीक है। देखते हैं इसमें कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हमारे बीच में, कह रहा है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे जीव हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं हमारे लाइफ्स में, यानी कि हमारे जीवन में। जैसे मैंने बताया ना कि कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं, जैसे दही में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारे लिए अच्छे होते हैं। लेकिन जो ब्रेड वगैरह जो सड़ गया रहता है, जो आलू वगैरह होता नहीं होता, पोटैटो सड़ जाता है, तो उसमें भी बैक्टीरिया आते हैं, तो हमारे लिए नुकसान पहुंचाते हैं। तो वही कह रहा है कि उसमें से कुछ बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए और कुछ नुकसानदायक होते हैं, यानी कि हार्मफुल होते हैं, जिससे बीमारियाँ हो जाती हैं। जैसे हम पढ़ते हैं तो इसमें पहला तो टॉपिक आता है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, जो हमारे लिए क्या है, अच्छे हैं। तो पहला पॉइंट आता है हमारा, कह रहा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, वो कहाँ कहाँ पे मतलब हमारे लिए अच्छे हैं। जैसे कि कर्ड वगैरह, मैंने बोला ना दही में जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे लिए अच्छे होते हैं। ब्रेड वगैरह में कुछ मतलब बैक्टीरिया होते हैं जो ब्रेड में, सड़ा हुआ ब्रेड नहीं, अच्छा ब्रेड, जैसे 2 ब्रेड होता है, एक सड़ा हुआ होता है, एक अच्छा होता है। सड़े हुए में क्या होता है, हमारा पैरामीशियम वगैरह, अमीबा वगैरह आते हैं, प्रोटोजोआ आ जाता है, जिसकी वजह से हमको नुकसान पहुंचता है। लेकिन जो अच्छे ब्रेड होते हैं उसमें भी बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। केक जो होता है, हैप्पी बर्थडे जो नहीं मनाते हैं, केक हैप्पी बर्थडे टू यू, तो उसमें भी क्या होता है, जो केक आता है उसमें भी बैक्टीरिया आते हैं। मतलब हर चीज़ में बैक्टीरिया पाए जाएंगे, लेकिन वो बैक्टीरिया कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे। तो हम अच्छे वाले अभी पढ़ रहे हैं। तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, दही में पाया जाता है, ब्रेड में पाया जाता है और केक में पाया जाता है।
तो आपसे एग्जाम में अगर पूछता है कि फ्रेंडली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो दोस्ती वाले, जो अच्छे वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ब्रेड में, ठीक है, केक में और कर्ड में यानी कि दही में, ठीक है। कह रहा है नेक्स्ट पार्ट, कह रहा है पॉइंट है आपके लिए कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अल्कोहल बनाने में यानी कि दारू बनाने में भी काम आते हैं, ठीक है। जैसे जहाँ दारू वगैरह बनता है, जहाँ वाइन वगैरह बनता है, जहाँ बियर बनता है, वहाँ का माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है उस दारू में, जिसकी वजह से हमें नशा चढ़ता है। जो दारू पीते हैं, ठीक है, वैसे पीना तो नहीं चाहिए किसी को भी, कोई नहीं पीने चाहिए क्योंकि वो नुकसान पहुँचाता है हमारे हार्ट लंग्स को, ठीक है। कह रहा है जब दारू बनता है तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है दारू बनाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा बैक्टीरिया काम आते हैं वो कहाँ काम आते हैं, दूसरा पॉइंट है, हमेशा आंसर पॉइंट में लिखा रहता है, इसीलिए मैंने पॉइंट बता रहा हूँ। देखो दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जो बैक्टीरिया होते हैं यानी कि जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो इन्वायरमेंट को साफ़ करते हैं, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट हमारा साफ़ होता है। कैसे साफ़ होता है, देखो जब हम सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं तो जो सब्ज़ी का छिलका वगैरह रहता है, ठीक है, वो हम फेंक देते हैं, या जो जानवर मर गए होते हैं वो कहीं फेंक जाते हैं, मतलब जो रोड पे जब जानवर मर जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, साइड पे किनारे रख के छोड़ देते हैं, या जो सब्जियां वगैरह होती हैं, जो छिलके होते हैं, हम लोग फेंक देते हैं। तो जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उन जानवरों को या उन सब्जियों को खा लेते हैं, खाने में टाइम लगता है उनको 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1-1 महीना लग जाता है, तो पूरी तरह से मतलब कि 15-20 दिन के अंदर उस पूरी तरह से साफ़ कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा इन्वायरमेंट होता है वो क्लीन हो जाता है। यानी कि गंदा पहले था, हमने सब्जी के जो छिलके थे फेंक दिए, जिससे इन्वायरमेंट गंदा हुआ, फिर बैक्टीरिया उनको खा लिए, जिसकी वजह से बैक्टीरिया हमारे लिए क्या हुए, अच्छे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि ये लोग खा के उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जो सब्सटेंस होता है हमारे लिए हार्मलेस हो जाता है, यानी कि वो इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि जो बैक्टीरिया है वो दवाइयाँ बनाने में भी काम आते हैं। बोला ना कि बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। ये तीसरा पॉइंट है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो दवाइयाँ बनाने में, यानी कि जो दवाइयाँ हम खाते हैं उसमें भी कुछ तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे अंदर जाते हैं और हमारे अंदर जो बीमारी रहती है उसको ठीक करते हैं, तो वही हमारे अच्छे बैक्टीरिया हैं। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में यानी कि खेतों वगैरह में भी काम आते हैं। तो चौथा पॉइंट ये हो गया, ठीक है। क्या कर दे आर यूज्ड इन इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, यानी कि जब हम खेत में खाद डालते हैं या पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर डालते हैं तो उस फर्टिलाइजर में भी बैक्टीरिया होते हैं। जब हम उसको खेत में डालते हैं तो उसमें जाकर जो मिट्टी रहती है उस मिट्टी को फर्टाइल कर दें, फर्टाइल यानी कि उपजाऊ बना देते हैं, जिसकी वजह से हमारा फसल अच्छा होता है, ठीक है। ये था हमारा फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट टॉपिक आता है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, कैसे दही को बनाया जाता है, कैसे ब्रेड को बनाया जाता है, ठीक है। कह रहा है आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा है कैसे मिल्क से कर्ड को बनाया जाता है बैक्टीरिया के जरिए, ठीक है। ये कौन है, चैप्टर 1 में बताया था, ये है पहली एक लड़की है जो इस चैप्टर में आपको दिखेगी और क्वेश्चन बताएगी, यानी क्वेश्चन पूछेगी भी और आंसर देगी भी। तो कह रही है कि मैंने देखा था अपनी माँ को, ठीक है, दही में यानी कि दूध में दही डालते हुए, जैसे लिखा है ना, आई सॉ दैट माई मदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क, यानी कि अपनी मम्मी को देखी थी कि गर्म दूध में दही डाल रही थी, ठीक है, ठीक है। कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे आई वंडर वाई, मतलब दही जमाने के लिए उसकी मम्मी ने क्या किया, गर्म दूध में थोड़ा सा दही डाल दिया, तो इसने देख लिया तो सोच रही है, पहले सोच रही है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। अब जाहिर सी बात है, सबको पता है कि जो वो कर्ड डाली है गर्म दूध में, वो कर्ड क्या है, एक तरह से बैक्टीरिया से भरा हुआ है। जब बैक्टीरिया उस दूध में जाएंगे तो पूरे दूध को क्या कर देंगे, दही में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरीके से हमारा दही बनता है, यानी कि कर्ड बनता है। वही यहाँ पे लिखा गया है, देखो कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो दही होता है उसमें कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया होते हैं। जैसे कि ऑफ दिस द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, जो दही में बैक्टीरिया होता है क्या नाम होता है, लैक्टोबैसिलस। तो ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 वर्ड में आ सकता है या MCQ में भी आ सकता है या फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो दही में पाया जाता है, कौन सा है, लैक्टोबैसिलियस। लैक्टोबैसिलियस याद नाम रखिएगा, लैक्टो मतलब होता है दूध, वैसे ही याद हो जाएगा तब। लैक्टो मतलब दूध, यानी कि दूध में पाया जाने वाला बैक्टीरिया, यानी कि दूध में जब दही डालते हैं तो कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, लैक्टोबैसिलियस। लैक्टो मतलब कि दूध, यानी कि दूध वाला बैक्टीरिया, बैसिलस यानी कि बैक्टीरिया, दूध वाला बैक्टीरिया। प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, यानी कि इसी की वजह से दूध से दही बनता है, ठीक है। इन द मल्टीप्लाई ऑफ मिल्क एंड कन्वर्ट इन द कर्ड, यानी कि मल्टीप्लाई के दूध में डाले जाएंगे इनको, जो लैक्टोबैसिलस होंगे उस पूरे दूध को दही में कन्वर्ट कर देंगे। बस यही यहाँ पे लिखा है। इसी तरह से पनीर भी बनता है, ठीक है। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, यानी कि जो पनीर होता है वो भी बैक्टीरिया से वजह से ही बनता है। अचार जो होते हैं वो भी बैक्टीरिया से वजह से बनते हैं। पिकल्स एंड मेनी अदर फूड, यानी कि दही हो गया, पनीर हो गया, अचार हो गया, 3 सामान ये बैक्टीरिया से बनते हैं, यानी कि अच्छे बैक्टीरिया से, ठीक है। अब आता है क्या कह रहा है, कैन यू गेस वाई बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीस एंड डोसा बैटर, यानी कि इनके अलावा, यानी कि दही, ठीक है, पनीर और
अचार है, पिकल्स यानी कि अचार के अलावा भी बैक्टीरिया कई जगह यूज़ होते हैं, जैसे कि इडली या डोसा बनाने में, यानी कि जो हम लोग डोसा वगैरह खाते हैं ना, उसमें भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कौन से बैक्टीरिया? अच्छे वाले। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। वहाँ पर हमने देखा दही कैसे बनती है, पनीर कैसे बनती है, अचार कैसे बनती है। यहाँ पर हम देखेंगे छोटा सा पार्ट है कि ब्रेड कैसे बनता है। ठीक है, तो ब्रेड में क्या होता है, यहाँ पर आटा लेते हैं, लगभग आधा किलो आटा लेते हैं या मैदा लेते हैं। ठीक है, लिखा है ना एक्टिविटी, आधा किलो मैदा और आटा लेके और उसमें कुछ चीनी डाल देते हैं। ठीक है, और गर्म पानी से उसमें डाल के मिला देते हैं और फिर 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। छोड़ते हैं तो इस तरीके से एक मैदा बन जाता है, जिसकी वजह से उसको ब्रेड बनाया जाता है। इस तरीके से ब्रेड बनते हैं। तो उसमें भी बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि उसमें भी बैक्टीरिया होते हैं। तो उसमें कौन से बैक्टीरिया होते हैं? उसमें होते हैं ईस्ट, यानी कि एक तरह का ये भी बैक्टीरिया है। नाम याद रखिएगा, 2 नाम मैंने बताया है। दही किससे बनते हैं? लैक्टोबैसिलस से, यानी कि लैक्टो यानी कि दूध वाले बैक्टीरिया। दूसरा आता है ईस्ट, जिसकी वजह से ब्रेड बनता है। तो कह रहा है ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रिस्पिरेशन, यानी कि जब आप इसमें पानी वगैरह डालेंगे, जब इसे 2 घंटे के लिए छोड़ेंगे तो उसी में क्या होता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और रिस्पिरेशन होता है, जिसकी वजह से कई सारे बबल्स गैस उसमें भर जाते हैं और उसका वॉल्यूम भर जाता है, यानी कि वॉल्यूम बढ़ जाता है। जिसकी वजह से, यानी कि वॉल्यूम बढ़ने का क्या मतलब है? ईस्ट अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी कि ब्रेड बना रहा है किससे? आटे से। ठीक है, इस तरीके से हमारा इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज रहते हैं, ब्रेड बनाते हैं किसका यूज़ करके? ईस्ट का यूज़ करके। पेस्ट्री बनाते हैं, केक बनाते हैं। ठीक है, तो 3 चीज़ वहाँ भी था, पनीर बनना था, दही बनना था, अचार बनना था। यहाँ भी इस तरीके से, यानी कि जो ईस्ट बैक्टीरिया है, ईस्ट वाला नाम है, इससे भी 3 चीज़ें बन रही हैं। क्या क्या बन रही है? ब्रेड बनना है, पेस्ट्री बनना है, केक वगैरह बनना है। तो आप काफ़ी आसानी से लिख सकते हैं कि ईस्ट का जो बैक्टीरिया वो ब्रेड बनाने में, पेस्ट्री या केक बनाने में यूज़ होता है। अब आता है कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि किस क्या ज़रूरत है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, किस जगह पे और यूज़ होता है इसका। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए, मतलब काफ़ी अच्छा है। ठीक है, ये बात कर रहा है ईस्ट का, यहाँ भी बात हो रहा है। कह रहा है जो ईस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, एक काफ़ी बड़े पैमाने पे इसका यूज़ किया जाता है अल्कोहल बनाने के लिए। अल्कोहल यानी कि दारू बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए और एसिटिक एसिड बनाने के लिए। ये तीनों लोग पीते हैं। ठीक है, अल्कोहल भी पीते हैं, वाइन भी पीते हैं, यानी कि जो लोग दारू वगैरह पीते हैं उसमें बैक्टीरिया आता है। कौन सा बैक्टीरिया आता है? ईस्ट बैक्टीरिया। क्या नाम है? ईस्ट। तो वही कह रहा है ईस्ट इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। ठीक है, तो आपके घर में या कोई आसपास दारू पीता है तो उसको बताइएगा जरूर कि आप जो दारू पी रहे हैं उसमें बैक्टीरिया है, जिसका नाम क्या है? ईस्ट नाम है। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं, या आप दोस्तों को जब बताएंगे, समझाएंगे कि जो लोग दारू पीते हैं उनके अंदर बैक्टीरिया होती है। कौन सा बैक्टीरिया होता है? ईस्ट बैक्टीरिया होती है। ठीक है, जिसका यूज़ करके लोग अल्कोहल और दारू को बनाते हैं। इसके बाद भी, यानी कि दारू अल्कोहल के बाद भी जो ईस्ट होता है वो बार्ली, व्हीट, राइस, क्रश, फ्रूट में यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा। आप लोगों ने एक पॉइंट है यहाँ पर, देखिए ध्यान से। कह रहा आप लोगों ने जब दारू वगैरह जो लोग पीते हैं उसके मुंह से बदबू आती है। जब दारू का ढक्कन खुलता है तो दारू का जो बोतल रहता है उससे भी बदबू आती है। तो बदबू क्यों आती है? इसी ईस्ट की वजह से। जो ईस्ट रहता है ना, बहुत ज़्यादा बदबू करता है। तो वही यहाँ पर बोल रहा है कि स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, यानी कि जब ईस्ट को अल्कोहल में डाल रहे थे तो कन्वर्ट कर रहा था अल्कोहल में। जब ईस्ट में, जैसे ही ईस्ट उसमें पड़ता है तो ईस्ट की बदबू क्या होती है? बहुत ही बेकार होती है, बहुत ही भद्दा होता है, यानी कि बहुत अजीब लगता है बदबू उसका। ठीक है, तो कह रहा है वो प्रोसेस जिससे कन्वर्जन हो रहा है शुगर का अल्कोहल में, यानी कि जो चीनी में हम डाले हैं। ठीक है, चीनी यानी कि जो ईस्ट हम डाले हैं उसमें अल्कोहल में, तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम बोलेंगे क्या? फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन आपके 1 वर्ड में या 2 वर्ड में, यानी कि 2 मार्क्स में या 1 नंबर में आ सकता है कि फर्मेंटेशन क्या होता है। तो सिंपल से क्या लिखेंगे? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन, यानी कन्वर्जन, या द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन यानी कि बदलना शुगर से अल्कोहल में, उसको कहते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन को पहली बार कब बनाया गया था, यानी कि पहली बार दारू कब बनाया गया था? 1857 में, यानी कि 1857 में लुईस पैस्चर ने बनाया था पहली बार फर्मेंटेशन, यानी कि दारू गलती से बना दिया था, लेकिन लोग अब क्या करने लगे हैं? उसको पीने लगे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि उन अच्छे बैक्टीरिया का यूज़ करके हम मेडिसिन कैसे बनाते हैं। यानी कि दारू दवा नहीं, दवा होता है, बुखार वगैरह होता है तो हम खाते हैं, उसमें भी बैक्टीरिया होते हैं अच्छे वाले। कह रहा है कि जो आप बीमार पड़ते हैं, यानी कि जब आप बीमार पड़ते हैं, फॉलिल पड़ते हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या कहता है? आपको कोई टैबलेट देता है या इंजेक्शन लगाता है, यानी कि आपको दवा देता है या तो इंजेक्शन लगाता है। तो इंजेक्शन में भी और दवा में भी एक तरह का पेनिसिलिन होता है। तो पेनिसिलिन भी एक तरह का क्या है? अच्छे बैक्टीरिया हैं जो हमारे अंदर जाते हैं खाने के बाद, तो जो बीमारी रहती है उसको स्टॉप करके या किल कर देते हैं। तो ये लिखा कि द सोर्स ऑफ मेडिसिन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो सोर्स है मेडिसिन का, यानी कि जो दवाएं बन रही हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बन रही हैं, अच्छे वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ये हमारे अंदर जाते हैं। ठीक है, जब मेडिसिन हम लेते हैं तो हमारे अंदर जाते हैं और जो बीमारी बढ़ रही होती है उसको रोक देते हैं या उसको ख़त्म कर देते हैं ये बैक्टीरिया। ठीक है, जिसको हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, यानी जो हम लोग दवा खाते हैं बीमार होने पे उसको क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। और एंटीबायोटिक्स में कौन सा बैक्टीरिया होता है? पेनिसिलिन करके एक दवा होती है, उसके अंदर रहता है।
अब ये बनता कैसे है, ये हमने जाना कि हम खाते हैं तो क्या होता है, ठीक है, बीमारी कैसे ठीक होती है, इसको क्या बोलते हैं एंटीबायोटिक्स से। ये बनता कैसे है, देखो जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, फंगाई में, यानी कि फंगी में, ठीक है। साफ साफ लिखा है यहाँ पे कि एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी, यानी कि जो बैक्टीरिया और फंगू अभी हम देखा था पीछे, उसी से यूज़ करके, यानी कि अच्छे वाले बैक्टीरिया और अच्छे वाले फंगाई का यूज़ करके हम बनाते हैं क्या, अपनी दवा, जिसका नाम कुछ दिया है यहाँ पर, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन एक दवा होती है जो बैक्टीरिया से बनती है। अब कहाँ यूज़ होता है ये नहीं बताया गया है, ठीक है, बस इसका नाम जानिए कि स्ट्रेप्टोसिन। दूसरा आता है टेट्रासाइक्लिन, ये भी तरह का दवा है, मेडिसिन है। फिर आता है इराइथ्रोमाइसिन। और सम एग्जांपल ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये क्या है, एंटीबायोटिक्स है, लिखा है ना, सब कॉमन एग्जांपल ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो उनको ध्यान से याद कर लीजिएगा, ठीक है। कह रहा जो बनते हैं किससे, फंगाई और बैक्टीरिया से। अभी हम जो देखा बैक्टीरिया थे, प्रोटोजोआ था, बैक्टीरिया था और पता नहीं क्या एल्गी वगैरह था, ठीक है, उन्हीं से बनते हैं ये दवा। तो जो भी हम दवा खाते हैं वो किससे बनता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है। तो वही कह रहा है कि द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड यूज फॉर टू कवर वैरायटी ऑफ डिजीज। कई सारी बीमारियों को खत्म करने के लिए हम दवा को खाते हैं, जो किससे बना होता है, बैक्टीरिया और फंगाई से। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो हम दवा खाते हैं वो तो बनता ही है, लेकिन जो जानवरों के लिए दवा बनता है, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें भी जब इन्फेक्शन आता है तो भी जो दवा खाते हैं उनके अंदर भी क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं जो उनके अंदर भी जाते हैं और उस बीमारी को ख़त्म कर देते हैं। अगला टॉपिक आता है वैक्सीन। अभी हमने देखा कि कोरोना काल में सबको वैक्सीन लग रहा था, यानी कि जब कोरोना आया था सबको वैक्सीन लग रहा था। वैक्सीन क्या होता है देखते हैं। कह रहा वाई आर चिल्ड्रेन इन इफेक्ट गेट वैक्सीनेशन। जो पहले ये पूछ रही है आपसे कि क्यों जो है बच्चों को या जिसको बीमारियां होता है या जिसको कोई इन्फेक्ट हो जाता है, जिसको इन्फेक्शन रहता है, तो उसको क्यों वैक्सीनेट किया जाता है, यानी क्यों उसको वैक्सीन लगाया जाता है। चलिए बताते हैं पहली को। देखो ध्यान समझिएगा, बस यहाँ फोकस करिए, ठीक है, 2-3 मिनट का। कह रहा कि जब हमको, जैसे जब कोरोना काल आया था, यानी कि जब कोरोना चल रहा था, जब लोगों को वैक्सीन लग जा रहा था, यानी कि जब वैक्सीन लग रहा था बड़े शरीर के अंदर, तो दवा हमारे अंदर जा रही थी। और दवा क्या होती है, वही बैक्टीरिया होती है, लेकिन बैक्टीरिया कैसे होते हैं, मरे हुए होते हैं। यानी कि जो कोरोना था, हमको जो वैक्सीन लग रहा था वो कोरोना ही लग रहा था, यानी कि हमारे अंदर कोरोना डाला जा रहा था, लेकिन कौन से, मरे हुए बैक्टीरिया, यानी कि जो बैक्टीरिया मर गए हैं। जैसे हमारे अंदर डाला जाता है तो हमारे अंदर से एंटीबॉडीज़, यानी कि एंटीबॉडीज़ होती हैं जो हमारे शरीर के अंदर, जो हमारे शरीर को क्या करती हैं, सुरक्षा प्रोवाइड कराती हैं। उस मरे हुए कोरोना को क्या कर रही थी, उससे लड़ रही थी और उससे क्या हो रही, बच रही थी। जो जब 2-3 वैक्सीन हमको लग गया, यानी कि हमारा पहला वैक्सीन दूसरा वैक्सीन लग गया, तो हमारी बॉडी को पता चल गया कि ये जो बैक्टीरिया है इसके लिए ये एंटीबॉडीज़ लगेंगी। यानी कि जो हमारा शरीर होता है ना, उसके अंदर क्या होती है, एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो जब नया बीमारी आता है तो उस बॉडी को हमको पता नहीं रहता कि उस बीमारी को कैसे, कौन से एंटीबॉडीज़ भेजें। जब हमको वैक्सीन लग गया, यानी कि जो बैक्टीरिया थे, कोरोना थे, जो मरे हुए कोरोना थे, हमारे अंदर चला गया और हमारी बॉडी इसको समझ ली कि कैसे इसको हराना है, ठीक है, तो हमारी बॉडी आसानी से हरा सकती थी। तो इसीलिए मैं कह रहा है कि जो एंटीबॉडीज़ है हमारी बॉडी के अंदर से निकलता है। तो जो वैक्सीन हमको लगा था वो क्या थे, कोरोना ही थे, लेकिन मरे हुए कोरोना थे, यानी कि जो वायरस थे वो मरे हुए थे। तो हमारे अंदर गया, हमारी बॉडी उसको समझा कि ये कोरोना कैसे, ये बीमारी कैसे है, वायरस कैसा है, और उसके उस तरह से उसको एंटीबॉडीज़ निकाल कर उसको फाइट किया और हरा दिया। इस तरीके से बॉडी हमारा जो वैक्सीन होता है काम करता है। तो ये अब सारी चीज़ लिखा है कि जब हमको वैक्सीन लगता है तो हमारा बॉडी उसको एंटीबॉडी छोड़ के उस बीमारी से लड़ता है, और ठीक है, और इस तरीके से जो वैक्सीन होती है काम करती है, ठीक है। फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, दिस इज हाउ वैक्सीन वर्क। इस तरीके से जो वैक्सीन होता है हमारा काम करता है, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर हर तरह का बीमारी का सोल्यूशन है, बस उसको पता नहीं है कि कब कौन सा छोड़ना है। तो उसके लिए हमको वैक्सीन लगता है कि वैक्सीन जो होते हैं वही वायरस होते हैं, मरे हुए रहते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, उसको कोई काम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा बॉडी अच्छे से उसको एनालाइज कर देता है, पढ़ लेता है और एंटीबॉडी छोड़ता है, जिसकी वजह से वो बीमारी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो जिसको वैक्सीन लग गया होगा, अगर फ्यूचर में उसको कोरोना होता है तो हमारी बॉडी क्या करेगी, आसानी से उसको हरा सकती है। तो इसी को क्या कहते हैं, वैक्सीन कहते हैं। कह रहा पहली कई तरह के वैक्सीन होते हैं, जैसे एक बीमारी होता है कोलेरा, तो कोलेरा का भी वैक्सीन होता है, यानी कि अब आ गया है। ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी जो होता है उसके लिए भी वैक्सीन आ गया है। स्मॉल पॉक्स उसके लिए भी वैक्सीन है। हेपाटाइटिस इसके लिए भी वैक्सीन है। तो कई तरह, अब कोरोना आ गया, कोरोना के लिए वैक्सीन है, कई तरह के वैक्सीन है। कोई आपसे पूछता है कि वैक्सीन क्या होता है तो आप अच्छे से समझा सकते हैं। जो वैक्सीन होता है वो वायरस ही होते हैं, बस वो क्या होते हैं, मरे हुए होते हैं, ठीक है। कह रहा पहली बार वैक्सीन का किसने आविष्कार किया था, यानी किसने डिस्कवर किया था, तो एडवर्ड जेनर ने किया था। हो सकता है एमसीक्यू में या ट्रू फॉल्स में या वन वर्ड में आए कि वैक्सीन का किसने आविष्कार या निर्माण किया था या डिस्कवर किया था, तो एडवर्ड जेनर ने। क्या नाम था, एडवर्ड जेनर, इन्हीं के नाम पे यानी कि जो वैक्सीन है पढ़ा था, लिखो दिखा है ना, एडवर्ड जेनर डिस्कवर था वैक्सीन फॉर 1798, यानी कि आज से लगभग 3 से 400 साल पहले, ठीक है। तो ये था हमारा वैक्सीन का टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी,
यानी कैसे जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ा लेते हैं। फर्टिलिटी यानी कि उपजाऊ, कैसे सॉइल को, जो हमारे खेत की मिट्टी रहती है वो कैसे उपजाऊ हो जाती है, कैसे अच्छे फसल होते हैं। तो कैसे काम करते हैं देखते हैं। देखो इसको समझने से पहले हम एक चीज़ बताना चाहते हैं। देखो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं जिंदा रहने के लिए। ठीक उसी तरह से जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, सारे नॉन लिविंग थिंग्स नहीं, बस मिट्टी की बात हो रही है यहाँ पे, जो खेत की मिट्टी होती है बस उनके लिए होता है। जैसे हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं जिंदा रहने के लिए, वैसे जो खेत की मिट्टी होती है वो फर्टाइल होने के लिए उनको नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। नाइट्रोजन के लिए क्या है, ऑक्सीजन का काम करता है। तो वही जो बैक्टीरिया होते हैं, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है 71%, उसको एब्जॉर्ब करते हैं और मिट्टी को प्रोवाइड कराते हैं। कौन, ये बैक्टीरिया। इस तरीके से क्या होता है, फर्टाइल यानी कि जो सॉइल होता है हमारा फर्टाइल होता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ कि सॉइल की जो खेत की मिट्टी होती है कैसे वो फर्टाइल होती है, यानी कि कैसे उसको सुधारा जाता है, यानी कैसे उसको फिक्स किया जाता है, तो कैसे होता है, उसमें कुछ अच्छे बैक्टीरिया का यूज़ करेंगे जिसको नाम नहीं दिया गया है, हो सकता है आगे वाले पेज पे हो। तो वो क्या होते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और मिट्टी को क्या होता है, नाइट्रोजन देते हैं, जिसकी वजह से जो मिट्टी होती है वो फर्टाइल हो जाती है। तो ऐसे ही हम भी सांस लेते हैं, वैसे ही ये जो क्या बोलते हैं खेत की मिट्टी होती है या हर जगह की जो मिट्टी होती है, इस तरीके से वो सांस लेती है और अपने आप को फर्टाइल लगती है। ठीक है, देखो यहाँ पर नाम दिया गया है कि कौन सा बैक्टीरिया होता है जो खेत की मिट्टी को फर्टाइल बनाता है, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो कोई आपका जो बड़ा भाई होगा, जो आपके पापा होंगे, आप उनसे पूछेगा ऐसे ही नॉर्मली क्वेश्चन कि पापा जो मतलब जो खेत में की मिट्टी होती है वो कैसे फर्टाइल होती है, यानी कैसे उपजाऊ बनती है। तो जाहिर सा तो नहीं बता पाएंगे, तो आप उनको बताइएगा कि एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, क्या नाम है, साइनोबैक्टीरिया। ये क्या करता है, उस खेत में, हर खेत में की मिट्टी में मौजूद रहता है और इस एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है और मिट्टी को प्रोवाइड कराता है। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं वैसे ये काम करता है। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं मिट्टी को नाइट्रोजन देते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी क्या होती है, फर्टाइल हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है क्लीनिंग द इन्वायरमेंट की, कैसे बैक्टीरिया हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। मैं बताया ना मैंने कि जो सड़े हुए पौधे रहते हैं, जो सड़े हुए छिलके रहते हैं सब्जियों के, फलों के, तो क्या करते हैं, इनको खा लेते हैं, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया गंदगी रहता है वो साफ़ हो जाता है। तो वही हम इसमें देखेंगे। देखो यहाँ पर दिया है, कह रहा है भोजो और पहली कौन है, वो लड़की थी जो बार बार क्वेश्चन पूछ रही थी और बता भी रही थी, और भोजो उसका भाई था। ठीक है, तो कह रहा है इन लोगों ने जब स्कूल जा रहे थे, यानी कि जब स्कूल में पढ़ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जो गार्डन का मालिक है, यानी कि जो स्कूल का वहाँ माली रहता है, माली यानी कि जो फूल वगैरह को संभालता है, तो कह रहा है उसने क्या कर रहा था कि जो अगल बगल के जो प्लांट्स थे, यानी कि सड़े हुए प्लांट थे, वेस्ट प्लांट बोला है, वेस्ट प्लांट सब्जियां, यानी कि जो सब्जियां थे, जो सड़े हुए सब्जियां थी या सड़े हुए जो प्लांट्स थे या फ्रूट्स थे, जो छिलके थे, उनको एक गड्ढे में, फिर मतलब होता है गड्ढा में रख रहा था। फिर उन्होंने क्या किया, वो गड्ढे को ढक दिया। फिर 10 दिन बाद या 5 दिन बाद उसको ओपन किया, तो उन्होंने देखा कि जो सारा चीज़ था, यानी कि जो प्लांट्स था, वेजिटेबल्स था, फ्रूट्स था, जो सब्जियां छिलके थे उनके, वो पूरी तरह से क्या हो रहे थे, खाद बन चुके हैं। और वो क्या इस तरीके से जो हमारा इन्वायरमेंट है वो क्लीन होता है। ठीक है, इस तरीके से भोजो और पहली ने जाना कि कैसे जो है इन्वायरमेंट क्लीन होता है। हम लोगों ने भी जान लिया, तो चलते हैं आगे। देखो यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा पॉइंट दिया गया है। यही पहली और भोजो कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि 2 पॉट हैं, यानी कि 2 गड्ढे हैं। एक गड्ढा कैसा है, जहाँ पे ऑर्गेनिक वेस्ट, यानी कि छिलके, किसके, फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके और प्लांट्स के कुछ सड़े हुए पौधे एक गड्ढे में रखा है, यानी कि गड्ढा ए नाम का है, एक गड्ढे में रखा जा रहा है। और दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा चीज़ है पॉलीथीन है, ग्लास है, प्लास्टिक है, इन सब में दूसरे गड्ढे में रखा, यानी कि गड्ढा बी में रखा जा रहा है। 10 दिन बाद जब ओपन करेंगे गड्ढे को, तो हम देखेंगे जो ऑर्गेनिक मैटर था, यानी कि जो फ्रूट्स वगैरह के जो छिलके थे वो पूरी तरह से क्या हो चुके हैं, खाद में कन्वर्ट हो चुके हैं। और जो प्लास्टिक वगैरह थे वो वैसे के वैसे ही हैं। हमने यहाँ पर 2 चीज़ हम देख रहे हैं कि एक जो बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट को पूरी तरह से खा के ख़त्म कर दे रहे हैं, यानी कि क्लीन कर दे रहे हैं। और जो ह्यूमन वेस्ट है, यानी कि जो ह्यूमन का बनाया हुआ नेचर है, यानी कि जो प्लास्टिक है, ठीक है, पॉलीथीन बैग है, और भी जो चीज़ें हैं, बॉटल वगैरह, ग्लास वगैरह हैं, उसको नहीं खा पा रहे हैं। भाई जाहिर सी बात है, हम क्या खा सकते हैं, बस खाना ही खा सकते हैं और पेड़ को खा नहीं सकते। तो ऐसे ही बैक्टीरिया भी होते हैं, वो बस ऑर्गेनिक वेस्ट को खाते हैं, बाकी जो प्लास्टिक वगैरह रहता है उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या खाते हैं, बस ऑर्गेनिक वेस्ट को खाते हैं। ठीक है, जैसे प्लांट्स और एनिमल के वेस्ट को, ना कि किसी प्लास्टिक के बैग को, ना किसी ग्लास को। तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा हार्मफुल बैक्टीरिया। हमने अभी तक क्या पढ़ा, फ्रेंडली बैक्टीरिया, यानी कि हमारे दोस्त जो हमारे लिए अच्छे थे, यानी कि नेचर के लिए अच्छे थे, हमारे लिए अच्छे थे, मिट्टी के लिए अच्छे थे, हर चीज़ के लिए अच्छे थे। अब हम पढ़ेंगे ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, यानी कि नुकसानदायक हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, कुछ कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ होते हुए हैं जो हार्मफुल होते हैं कई सारे तरीक़ों से, यानी कि एक तरीके से नहीं, कई सारे तरीक़ों से हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। कैसे, हमारे लिए नहीं बल्कि प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए भी क्या होते हैं, हाँ नुकसानदायक होते हैं। यानी कि इंसान हो गए, प्लांट्स हो गए, जानवर हो गए, सबके लिए क्या है, नुकसानदायक है। यानी कि ये जो बैक्टीरिया है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, नुकसानदायक है।
जो पैथोजन यानी कि एक तरह का जहर डाल देते हैं बॉडी के अंदर या प्लांट्स के अंदर, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, बीमारी हो जाती है। तो कह रहा है ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी कि जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उस खाने को क्या करते हैं, सड़ा देते हैं, कपड़ा जो रहता है उसको ख़त्म कर देते हैं यानी कि फाड़ देते हैं, ठीक है। लेदर वगैरह जो रहता है, सोचो लेदर इतना अच्छा क्वालिटी का लेदर आता है, उसको भी वो लोग क्या करते हैं, ख़राब कर देते हैं। अब उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला टॉपिक आता है इसमें डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, यानी कि उस हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से इंसानों में कैसे बीमारियाँ फैलती हैं, तो उसको हम देखेंगे। एक चीज़ और आपको जानना है जो सुन लीजिए, कह रहे जो पैथोजेंस होते हैं ना, वो इस शॉर्ट फॉर्म में किसका, हार्मफुल बैक्टीरिया का। अगर पैथोजन का मैं नाम लूँगा जिसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, हार्मफुल बैक्टीरिया का नाम ले रहा हूँ, यानी कि हार्मफुल बैक्टीरिया यानी कि नुकसानदायक बैक्टीरिया, ठीक है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसको याद रखिएगा जब भी मैं पैथोजन कहूँगा, पैथोजन यानी कि हार्मफुल बैक्टीरिया, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, कह रहा जो पैथोजेंस है यानी कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया है हमारे अंदर कैसे आते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर कैसे इंटर करते हैं, ठीक है, इंसानों के अंदर। जब हम सांस लेते हैं तब हो सकता है कि हमारे अंदर आ जाए, पानी जब पीते हैं हो सकता है पानी में बैक्टीरिया हो, नुकसानदायक बैक्टीरिया हो, पैथोजन, तो उसके जरिए हमारे अंदर आ सकते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो उसके अंदर भी क्या हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर आ सकते हैं। तो ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर बैक्टीरिया आ सकते हैं। चौथा कारण क्या है कि अगर कोई इंसान बीमार है, मान लेते हैं किसी को मलेरिया टाइफाइड हुआ है, उसके अगर हम कांटेक्ट में जाते हैं यानी कि उसके हम पास बैठते हैं, उसके हम बहुत ज़्यादा नज़दीक जाते हैं, तो उसके जो बैक्टीरिया होंगे हमारे अंदर आ जाएंगे, जिसकी वजह से हमें भी क्या हो जाएगा, टाइफाइड मलेरिया हो जाएगा। तो ये एक बात का ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि किस किस वजह से इंसानों के अंदर बैक्टीरिया आती हैं। तो पहला रीज़न क्या है, सांस लेने से, दूसरा रीज़न क्या है, पानी पीने से, तीसरा रीज़न क्या है, खाना वगैरह खाने से, और चौथा रीज़न है किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से, यानी कोई ऐसा पर्सन जिसकी वजह से बीमारी है उसको हम कांटेक्ट में आते हैं तो हमें भी बीमारी हो जाएगी, ठीक है। कह रहा है जब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पर है, कह रहा है कि जो इंसान क्या इन्फेक्टेड है, मान लो कोई इंसान है, कोई आपके पर्सन है जो क्या है वो इन्फेक्टेड है, यानी कि उसको मलेरिया हुआ है या कोलेरा हुआ है, चिकन पॉक्स जो भी हुआ है, बीमारी हुई है, अगर हम उसके कांटेक्ट में जाते हैं यानी कि उसके पास भी जाते हैं तो हो सकता है उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो हवा के जरिए या पानी के जरिए या छींक के जरिए या खाना के जरिए या फिजिकल कांटेक्ट वजह से, 4 रीजन मैंने बताए हैं, हवा, पानी और खाना, और चौथा कांटेक्ट वजह से, यानी कि उसके कांटेक्ट में हम जाते हैं तो हो सकता है 4 रीजन की वजह से हमको बैक्टीरिया हमारे अंदर आ जाए और हमें भी क्या हो, कम्युनिकेबल डिजीज़ हो, यानी कि एक तरह का बीमारी हो जाए उसी तरह का। तो कौन कौन से बीमारी हैं जो इस तरीके से फैलते हैं, पहला आता है कोलेरा। कोलेरा कौन सा बीमारी है, एक तरह का बीमारी होता है जो इस हवा के जरिए, पानी के जरिए, खाने के जरिए या कॉन्टैक्ट के जरिए फैलता है, जिसे कॉमन कोल्ड भी कहते हैं, मतलब कि ठंड वगैरह नहीं जब तक सर्दी वगैरह हो जाता है उसको। चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, इस बार सब सारी बीमारियाँ कैसे ही हैं, इंसानों के अंदर हवा के जरिए, पानी के जरिए, खाने के जरिए आती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर बहुत अच्छा पॉइंट दिया गया है, मैंने और अच्छे डिटेल में बताया गया है। खैर जब कभी इंसान क्या होता है कि उसको सफरिंग करता है, यानी कि जब छींक वगैरह आती है, जब सर्दी वगैरह आता है ना, तो सर्दी क्या महती है, सर्दी जब होता है तो बहुत ज़्यादा छींक आती है, नहीं आता है, स्नीजिंग होता है। कह रहे जब उससे स्नीजिंग करता है यानी कि जब वो छींक मारता है तो उसमें कई सारे ड्रॉपलेट बाहर आते हैं, उसके मुंह से कई सारे ड्रॉपलेट जो होते हैं लिक्विड के वो बाहर आते हैं। तो अगर आप उसके सामने रहते हैं, उसके अगल बगल रहते हैं, तो हो सकता है वो ड्रॉपलेट क्या हो, एयर के जरिए या फूड के जरिए, पानी के जरिए वो आपके अंदर चला जाए और आपको भी वो बीमारी हो जाएगा। तो कोई आपसे पूछता है कि जो सामने वाला इन्फेक्टेड है और तो हमको बीमारी कैसे हो जाती है, तो आप अच्छे समझा सकते हैं जब वो छींकता है, ठीक है, या कुछ चीज़ ऐसा करता है जिसकी वजह से वो उसके अंदर के जो बैक्टीरिया हमारे अंदर आ जाती है तो हमें भी वो बीमारी हो जाती है, ठीक है। फिर आता है यार कौन, भूजो आता है, क्या कह रहा है, देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। कह रहा है कि जो भूजो कह रहा है कि जो बीमारियां जो फैल रही हैं इस छींकने की वजह से, कॉन्टैक्ट की वजह से, हवा के जरिए से, इसको हम कैसे रोकेंगे। तो पहली उसको आंसर दे रही है, क्या कह रही है, वी शुड कीप अ हैंडकीप यानी कि रुमाल रखेंगे अपने पास ऑन द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। कह रहा जो सामने वाला छींकता है या हम जब मान लो हमें कोई बीमारी हुआ है, ठीक है, हमको सर्दी हुआ है, ठीक है, तो हम जब भी छींकेंगे या जब भी स्नीजिंग करेंगे तो हम अपने मुंह पे क्या रख लेंगे, वो हैंकी को यानी कि रुमाल को रख लेंगे, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया होंगे वो बाहर नहीं जा पाएंगे। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बीमारियों को बचा सकते हैं, हम दूसरों को नहीं दे सकते हैं। या आप भी क्या करेंगे, उसके सामने से जब छींक रहा है उसके पास मान ले रुमाल नहीं है तो आप सामने से हट जाएंगे और थोड़ा सा दूर चले जाएंगे। इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, उस बीमारी को रोक सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका, कह रहा है कि घरों में जो होता है ना, मक्खियाँ होती नहीं, मक्खियाँ होती घर में बहुत ज़्यादा होती हैं, तो कह रहा है वो भी एक तरह से बीमारी को कैरी कर सकती हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक मक्खी यहाँ पर बैठी है, ठीक है, ये मक्खी क्या है, बाहर का खाना है जो क्या सड़ गया है, ठीक है, ये सड़ गया, यहाँ पे एक मक्खी बैठी है और ये आपका घर है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, आप खाना खाने जा रहे हैं, यानी कि कोई फ्रूट्स वगैरह रखे हैं जो आप खाने जा रहे हैं, तो ये मक्खी मान लेते हैं इस सड़े हुए खाने से उड़ के कहाँ आ गई, आपके फ्रूट्स पे बैठ गई और आप उसको ऐसे हटा के फिर उस सेब को खा लिए। तो हो सकता है कि जो उसके पैर में जो बैक्टीरिया लग गए हों वो बैक्टीरिया कहाँ पर आ गए हों, वो आपके सेव में आ गए हों। जब आप सेव को खाएंगे तो बैक्टीरिया आपके अंदर जाएंगे और आपको नुकसान पहुँचाएंगे, आखिर कि आपको बीमार कर देंगे, तो हो सकता है आपको फीवर वगैरह हो जाए।
दूसरा कैरियर कौन है जिसकी वजह से बीमारियां फैल सकती हैं? मलेरिया, यानी कि एक तरह का मच्छर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एनोफिल्स बोलते हैं। ये फीमेल मॉस्किटो होती हैं, लिखा है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एग्जाम में हमेशा आता है और हो सकता है इस बार भी आए, और हमेशा आता है, 9, 10, 11, 12 में हमेशा पूछा जाएगा, ठीक है? तो ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है दूसरा एग्जाम्पल जो है जिसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं, एक होता है एनोफिल्स मॉस्किटो। एनोफिल्स बैक्टीरिया क्या होती हैं? ये फीमेल बैक्टीरिया होती हैं, ठीक है, जो पैरासाइट को यानी कि मलेरिया एक तरह का केमिकल होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है? इसके पैरों में या इसके अंदर लगा होता है। जब ये आपको काटती हैं तो प्लाज्मोडियम आपके अंदर चला जाता है। मान लेते हैं यहाँ पर मच्छर बैठा है, ठीक है, ये मच्छर हमको काट लिया, तो मच्छर के अंदर क्या रहता है? प्लाज्मोडियम रहता है, जिसकी वजह से हमको क्या हो जाएगा? मलेरिया हो जाएगा या डेंगू वगैरह हो जाएंगे, जिसकी वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं और हमारी जान भी जा सकती है। तो इसका नाम याद है, क्या नाम है? एनोफिल्स मॉस्किटो नाम दिया गया, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। क्या करते हैं ये डेंगू जैसे या मलेरिया जैसे बीमारियों को कैरी करके रखते हैं, यानी कि अपने पास रखते हैं, और जैसे ही आपको काटेंगे आपको डेंगू या मलेरिया हो सकता है। जो ये बीमारियां जो केमिकल्स रखते हैं जो हमारे अंदर इंजेक्ट करती है, उस केमिकल क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। हो सकता है आए जो एनोफिल्स मॉस्किटो होते हैं वो कौन से केमिकल को या कौन से क्या बोलते हैं मलेरिया को छोड़ते हैं अपने अंदर? तुम प्लाज्मोडियम, ठीक है। फिर आई पहली, क्या कर रही है ये? वाई डज द टीचर कीप टेलिंग इज अस नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरिंग वुड? कह रही है कि क्यों मैम हमारी कहती है, जो स्कूल की मैम होती हैं वो क्यों कहती हैं कि अगल बगल पानी से नहीं पीना चाहिए, पानी वहीं से पीना चाहिए जहाँ पानी साफ़ हो। जाहिर सी बात है भाई, देखो जो मॉस्किटो होते हैं वो क्या होते हैं, जो पानी में ही पनपते हैं, जो रुका हुआ पानी रहता है 2-3 दिन का, जो नाली का पानी रहता है या जो कूलर का पानी होता है, साफ कहने का मतलब है कि जो पानी स्टील वाटर है, यानी कि 2-3 दिन से एक ही जगह पर रखा हुआ है, ठीक है, चाहे वो हांडी में रखा हुआ है, चाहे किसी बर्तन में रखा हुआ है, चाहे कूलर में हो, चाहे किसी नाली में हो, वहीं से मच्छर पैदा होते हैं। यानी कि मच्छर कहाँ से पैदा होते हैं? पानियों से, ठीक है। तो वो पानी नहीं पीना चाहिए जो क्या हो, थोड़ा गंदा हो या क्या हो, थोड़ा 2-3 दिन का रखा हुआ है। तो वही कह रहे हैं कि ऑल मस्कीटो ब्रीड इन वाटर, जितने भी तरह के मॉस्किटो होते हैं, जितने तरह के मच्छर होते हैं दुनिया में, वो सारे पानी में ही पैदा होते हैं और वहीं से बीमारियाँ लेकर आते हैं और हमारे अंदर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पर कुछ बीमारियों का नाम दिए गए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो ये 1 वर्ड में ये आएगा, 1 वर्ड या MCQ या ट्रू फॉल्स में आएगा, तो ध्यान से सुनिएगा, बस आपको सुनना है, वैसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ बीमारियों का नाम है और ये उसके रीज़न है, यानी कि कौन से ये बीमारियों का नाम है और ये वायरसेस का नाम है और किस वजह से होता है और उसका क्या बचाव है, ठीक है। तो देखते हैं ट्यूबरक्लोसिस कैसे होता है, ये बैक्टीरिया होता है, ठीक है, ये हवा के जरिए फैलता है, ठीक है। फिर होता है मीसेल्स, ये भी एक तरह का वायरस होता है जो हवा के जरिए फैलता है। फिर होता है चिकन पॉक्स, नहीं होता है, वो भी वायरस होता है जो हवा के जरिए कॉन्टैक्ट के जरिए फैलता है। पोलियो वो वायरस होता है जो भी एयर या वाटर के जरिए फैलता है। तो देखा जाए तो मैक्सिमम जो है ये चारों एयर के जरिए फैल रहे हैं, यानी कि हवा के जरिए फैल रहे हैं। अब इसको कैसे बचाएंगे हम, यानी कि जिसको हो जाए बीमारी, यानी कि मान लेते हैं कि उसको ट्यूबरक्लोसिस हो जाए या मिसल हो जाए, चिकन पॉक्स या पोलियो हो जाए, तो उसको कैसे बचाएंगे? सबसे पहले उसको आइसोलेट करेंगे, आइसोलेट यानी कि किसी हॉस्पिटल में भर्ती करेंगे पूरी तरह से, और उसको सबसे दूर रखेंगे, यानी कि लोगों से दूर रखेंगे ताकि लोगों को बीमारी ना हो, और उसको वैक्सीनेट देंगे फिक्स एज पे, यानी कि उसको दवाई देंगे, ठीक है, ग्लूकोज चढ़ाएंगे, वैक्सीनेट करेंगे, जिसकी वजह से वो बीमारी ठीक हो जाए। ये था पहला। दूसरा आता है कोलेरा टाइफाइड, ये एक तरह का बैक्टीरिया होते हैं जो किससे फैलते हैं? पानी से फैलते हैं, पानी या खाने से फैलते हैं। अब इसको कैसे हम सेफ रखेंगे? कह रहा अगर मान लेते इसको बचना है, यानी कि कोलेरा टाइफाइड से बचना है, तो हमको हाइजीन खाना पड़ेगा, यानी कि ऐसे खाना जो क्या हो, पूरी तरह से सिक्योर हो, उनमें कोई किसी भी तरह का बीमारियां ना हो, किसी भी तरह का सड़ा हुआ खाना ना हो, किसी भी तरह का मक्खी वगैरह ना उस पर बैठी हो, ठीक है। तो हाइजीन हमको फूड खाना पड़ेगा और पका हुआ खाना हमको खाना पड़ेगा, यानी कच्चा खाना ना खाएं, पका हुआ खाना खाएं और साफ पानी पिएं, ठीक है, और वैक्सीनेशन कराते रहें टाइम टू टाइम, जिसकी वजह से हमको कोलेरा टाइफाइड नहीं होगा। तीसरा आता है हेपेटाइटिस, ये भी एक तरह का खतरनाक बीमारी है जो एक वायरस की वजह से होता है और पानी के जरिए फैलता है। अब इसको कैसे बच सकते हैं? जब कह रहा कि जब ये पानी जरिए फैलता है तो पानी को क्या कर सकेंगे हम? साफ़ पानी पियेंगे और वैक्सीनेट कराएंगे। देखो जो भी चीज़ कह रहा है उसी से हमको बचना है। जैसे कह रहा है एयर से ना, तो हमको क्या करना है? आइसोलेट कर देना है, किसी भी टच में नहीं आना है, ठीक है। यहाँ कह रहा है वाटर, तो जैसे बात साफ़ पानी पीना है, यहाँ भी कह रहा है वाटर, तो यहाँ भी साफ़ पानी पीना है। और कैसे फैलता है ये फैलता है हवा से, ये फैलता पानी से, भी फैलता पानी से। लास्ट होता है मलेरिया, यानी कि जो मच्छरों की वजह से होता है। और कौन से बैक्टीरिया होता है इसमें? प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ का एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से मलेरिया होता है। जिससे कि उसका रीज़न क्या है? मॉस्किटो, यानी कि जब मच्छर काटते हैं तो मच्छर काटने से हम क्या होता है, हमारा प्रोटोजोआ अंदर जाता है, यानी कि प्लाज्मोडियम अंदर जाता है और हमको मलेरिया हो जाता है। अब कैसे बचना है? मच्छरों से बचना है। मच्छर से कैसे बचना है? रूम में क्या रखना है? ऑल आउट रखना है या माउंटेन रखना है? मच्छरदानी के अंदर सोना है, बस यही आपका बचाव है, ठीक है। अगला टॉपिक आता है हमारा डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। भाई जाहिर सी बात है, इंसानों को बस बीमारियाँ होती नहीं है, जानवरों को भी बीमारियाँ होती हैं। तो जानवरों को कैसे बीमारियाँ होती हैं? कह रहा है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो जानवरों के अंदर जाते हैं और उनको बीमार कर देते हैं, जैसे कि एंथ्राक्स,
दिया है ना, स्पेलिंग क्या है, ANTHRAX, ठीक है। एंथ्राक्स एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो जानवरों के अंदर जाता है और इंसान के अंदर भी चला जाए तभी बीमार कर सकता है, ठीक है। तो ये इंसानों और साथ ही साथ जानवरों को भी नुकसान पहुंचाता है। तो ये कैसे फैलता है, ये फैलता है खाने और माउथ के डिजीज़ की वजह से, यानी जो खाना खाते हैं जानवर, हो सकता है उसमें क्या हो, एंथ्राक्स बैक्टीरिया हो, जिसकी वजह से उनको बीमार कर सकता है और उनकी जान भी जा सकती है। तो बोला ना डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल, यानी कि जो भी जानवर होते हैं, गाय हो गया, बछड़ा हो गया, भैंस हो गया, ठीक है, हिरन, घोड़ा, मुर्गी, जो भी हो गई, उनमें अगर एंथ्राक्स चला गया तो उनको मार भी सकता है। दूसरा टॉपिक आता है प्लांट्स में, यानी कि कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसकी वजह से प्लांट्स भी क्या होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं और उनको भी नुकसान पहुंचता है। कह रहा कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो जैसे कि वीट हो गया यानी कि गेहूँ हो गया, ठीक है, राइस हो गया यानी कि चावल, पोटैटो यानी कि आलू, शुगर कैन यानी गन्ना, ऑरेंज, एप्पल और कई तरह के फलों को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, यानी कि उनको सड़ा देते हैं। जैसे कि प्रोटोजोआ बैक्टीरिया हो गया ना, अमीबा हो गया, या कई एल्गी वगैरह हो गया, फंगाई हो गया, तो उस फलों में जाते हैं, उसको सड़ा देते हैं, जिसकी वजह से पूरा पूरा फल क्या होता है, ख़राब हो जाता है और खाने लायक नहीं रहता है। तो वो एक तरह का एक बैक्टीरिया जो प्लांट्स को नुकसान पहुँचाते हैं। फिर आता है एक टेबल, कह रहा है सम कॉमन प्लांट डिजीज बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कुछ बैक्टीरिया की वजह से जो प्लांट्स के अंदर बीमारी फैलता है उनको हम देखेंगे। सबसे पहला आता है सिट्रस और कैंकर। ये क्या है, प्लांट डिजीज़ है, यानी कि ऐसी बीमारियां हैं जो सिर्फ प्लांट को होते हैं, यानी कि पौधों को होते हैं, ठीक है। क्या नाम है, सिट्रस और कैंकर। कौन सा बैक्टीरिया नाम है, बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया की वजह से ही प्लांट्स को सिट्रस और कैंकर होते हैं। और कैसे फैलते हैं, एयर के जरिए, यानी कि हवा के जरिए पौधों में फैल जाते हैं। दूसरा आता है रस्ट ऑफ व्हीट, ठीक है, ये भी तरह का बीमारी है, रस्ट ऑफ व्हीट। कैसे फैलता है, यानी कौन से बैक्टीरिया होते हैं, फंगाई। कैसे फैलता है, एयर और सीड के जरिए, हवा और सीड के जरिए, यानी कि जो सीड हम लगाते हैं हो सकता है उस सीड के अंदर क्या हो, फंगाई हो, जिसकी वजह से व्हीट क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। तीसरा बीमारी आता है येलो वीन मोसाइकिक या ओकरा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में ओकरा कहते हैं। ये वायरस होता है एक तरह का। और कैसे फैलता है, इंसेक्ट के जरिए, यानी कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो तितलियाँ होती हैं, जो बोक्का वगैरह होते हैं, वो जब प्लांट्स पर बैठते हैं तो हो सकता है उनकी वजह से फैल जाता हो। अब आता है फूड पॉइजनिंग, यानी किस कैसे खाना क्या होता है, जहरीला हो जाता है। भाई जाहिर सी बात है, जब उस पर बैक्टीरिया, कई तरह के बैक्टीरिया बैठेंगे, जहरीले बैक्टीरिया बैठेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, पैथोजन फैल जाएगा और वो खाना जहरीला हो जाता है, जो हम खाते हैं और मर सकते हैं, ठीक है। यहाँ कहानी बताया गया फूड पॉइजनिंग का। कह रहा है जो भोजो है, यानी कि जो पहली का भाई है, वो अपने दोस्त को बुलाता है किसी एक पार्टी में, और उसका दोस्त क्या होता है, एक सड़ा हुआ खाना खा लेता है, यानी कि ऐसा खाना खाता है जो ख़राब था। फिर जब उसका दोस्त घर पे जाता है तो घर पे क्या उल्टी करता है, यानी कि वोमिटिंग करता है। कहाँ गया, ये रहा वोमिटिंग, यानी कि उल्टी करना। तो जैसे ही घर पहुंचता है वो उल्टी करने लगता है, यानी कि उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। तो पूछ रही है इसी को हम कैसे वैसे हुआ, फूड पॉइजनिंग की वजह से हुआ था। जो उल्टी कर रहा था वो ऐसा खाना खाया था जो सड़ा हुआ खाना था, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो गया। पहली कह रही है कि पहली वंडर हाउ फूड कैन बिकम अ पॉइजन। पहली पूछ रही है कि जो मेरा भाई का दोस्त जो खाना खाया था वो कैसे जहरीला हो गया, बताते हैं उसको कैसे जहरीला हो गया। कह रहा है जो भी हम खाना रखे रहते हैं, मान लेते हैं अभी खाना बनाया हमने, मस्त एकदम मैगी बनाया है, ठीक है, मैगी बना के यहाँ पर रख दी है। मान लेते हैं कि भूल गए हम खाना, या आधे घंटे तक भूल गए, तो आधे घंटे के बाद क्या होंगे, कुछ बैक्टीरिया आ जाएंगे उस पर, जो टॉक्सिक यानी कि हार्मफुल उसमें सब्सटेंस छोड़ जाएंगे, या अपने मल को छोड़ जाएंगे, यानी कि अपने बैक्टीरिया को छोड़ जाएंगे उसमें। जैसे बैक्टीरिया को छोड़ेंगे आधे घंटे बाद वो फूड क्या हो जाएगा, पॉइजनस हो जाएगा, यानी कि जहरीला बन जाएगा। अगर उस मैगी को हम खाते हैं तो हो सकता है हम बीमार पड़ जाएँ, यहाँ तक कि उस मैगी की वजह से हमारी डेथ भी हो सकती है, यानी कि हम मर भी सकते हैं। इसीलिए जो खाना होता है उसको अच्छे से ढक देना चाहिए, कभी भी खाना खुला नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा ढक के खाना रखना चाहिए, जिसकी वजह से खाना क्या होगा, सेफ़ रहेगा और फूड पॉइजन नहीं होगा। अब आते हैं फूड प्रिजर्वेशन, यानी कैसे हम फूड को बचा सकते हैं। मैंने बताया ना, खाना को ढक देना चाहिए, तो वही इसमें भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा तरीका आता है जिसकी वजह से खाना को हम बचा सकते हैं, ठीक है, खाना यानी कई तरह का खाना होगा, चाहे अचार हो गया, चाहे ब्रेड हो गया, चाहे मैगी होगा, चाहे कोई भी खाना हो गया। सबसे पहला आता है केमिकल मेथड, यानी कि केमिकल तरीके से हम उसको बचा कर रखेंगे। तो जो कह रहा है कि कुछ साल्ट आते हैं, यानी कुछ नमक आता है, या कुछ ऐसे एडिबल्स ऑयल्स आते हैं जो कॉमन केमिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से खाना क्या हो सकता है, बच सकता है, और जो उसमें बैक्टीरिया होंगे उसको मार सकता है, ठीक है। तो इन्हीं को हम बोलते हैं प्रिजर्वेटिव, यानी कि खाने को बचाने वाले रक्षक। तो कह रहा है कि वी ऐड साल्ट एंड एसिड प्रिजर्वेटिव पिकल्स। पिकल्स यानी कि अचार होता है, पिकल्स यानी कि अचार, यानी कि जो अचार हम खरीद के लाते हैं वो काफ़ी पुराना होता है। तो मैंने बताया कि अभी खाना क्या होता है, आधे घंटे पुराने, आधे घंटे के बाद वो खाना जहरीला हो जाता है। तो कैसे अचार इतनी समय तक बचा रहता है, देखिए जो अचार होता है, अचार के अंदर सोडियम बेंजोएट करके एक केमिकल्स आता है, उसमें डाल देते हैं, या सोडियम मेटाबाइसल्फेट। इन दोनों को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेंगे, क्योंकि यही दोनों ऐसे केमिकल्स हैं जो खाने को क्या करते हैं, बचाते हैं, किससे, बैक्टीरिया से।
दोनों में सोडियम सोडियम है, बस आपको क्या लगाना है, बेंजोएट लगाना है और मेटा बाइसल्फाइड लगाना है। तो दोनों ऐसे केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, खाने को प्रिजर्व करके रखते हैं, यानी कि बचा के रखते हैं, जिसकी वजह से खाना बेकार नहीं होता है। यानी कि जो अचार वगैरह बनते हैं मार्केट में या फैक्ट्री में, उसमें सोडियम बेंजोएट या बाइसल्फाइड डाला जाता है, जिसकी वजह से खाना या अचार सेफ रहता है हमारे घर तक आने में। इस तरह से जो जैम्स वगैरह रहते हैं, ठीक है, जो स्क्वासेस वगैरह रहते हैं, उनको भी इसी तरह से बचाया जाता है, उनमें भी इस तरह से रखा जाता है सोडियम बेंजोएट को या सोडियम बाइसल्फाइड को, जिससे तो खाना सेफ रहता है। दूसरा आता है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट, यानी कि जो NaCl होता है, जो हम घर में नमक होती है ना, कॉमन नमक जो हम लोग यूज़ करते हैं खाने समय, उससे भी खाने को बचाया जा सकता है। कैसे, देखो जो कॉमन साल्ट होता है ये सबके लिए नहीं होता है, बस किसके लिए होगा, मीट और मछली वगैरह के लिए, ठीक है। जब मीट या मछली वगैरह हम हमारे घर पे आती है, जो लोग खाते होंगे, ठीक है, जब हमारे घर पे आती है तो देखते होंगे उसका 10 मिनट बाद कलर चेंज होता है, तो उस कलर को रोकने के लिए, यानी उसकी अंदर बैक्टीरिया चले जाते हैं, तो उस बैक्टीरिया को रोकने के लिए हम नमक ऊपर से डाल लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं 3 बजे हमारे अंदर माने हमारे घर मीट आ गया और हमको बनाना है 6 बजे, ठीक है, तो 3 घंटे का गैप है, 3 घंटे तक उसको बचाना पड़ेगा ना मीट को। तो मीट जब आपके घर आता है तो मान लीजिए आपको नहीं पता कैसे बचाना है, तो इस मेरा बात को याद रखिएगा, कॉमन साल्ट लीजिएगा, यानी कि नमक ले दीजिएगा, आपके टाटा जो साल्ट आती है, और मीट के ऊपर उसको भुरभुरा दीजिएगा, यानी कि उसके ऊपर गिरा दीजिएगा। मीट या मछली दोनों होगी, लास्ट जब तक आप बनाएंगे नहीं तब तक वो मीट क्या होगा, सेफ रहेगा, यानी कि उसके अंदर बैक्टीरिया नहीं जाएंगे, और जाएंगे भी तो मारे जाएंगे, ठीक है। इस वजह से जो मीट वगैरह होते हैं उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं नमक से। कह रहा है ये जो मीट फिश होते हैं वो पूरी तरह से क्या होता है, ड्राई साल्ट से सूखे रहते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हो पाता है। कह रहा है इनके अलावा, यानी कि मीट फिश के अलावा भी आंवला में भी नमक डालते हैं, रॉ मैंगोस या टमरिड जो मन की जो आम का अचार होता है उसमें भी हम नमक डाल के उसको सेफ रखते हैं। पता है चीनी से, यानी कि जो शुगर होता है उससे कैसे हम खाने को बचा सकते हैं सड़ने से। आप लोग सोच रहे हैं चीनी तो मीठा होता है, उससे बैक्टीरिया और आएंगे, तो सारे में आएंगे ना, लेकिन कुछ खाने होते हैं ऐसे होते हैं जो इसको बचा सकते हैं। जैसे कह रहा है जैम्स होते हैं, नहीं, किसान जैम आता है उसको, ठीक है, फिर जेलीज जो आते हैं, टॉफ़ी वगैरह में आते हैं, स्क्वासेस जो आते हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं शुगर के द्वारा, यानी कि चीनी के द्वारा। उस चीनी को हम जेली में डालेंगे या जैम्स में डालेंगे, जिसकी वजह से उसका मॉइस्चर क्या होगा, ठीक ठाक रहेगा, और बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से खाना क्या होगा, सड़ेगा नहीं। तो कई वजह से चीनी की वजह से भी खाने को बचा सकते हैं। फिर आता है विनीगर या ऑयल, यानी कुछ ऐसे तेल आते हैं या कुछ ऐसे ऑयल आते हैं, कुछ ऐसे विनीगर आता है, जिसकी वजह से खाना भी बच जाता है। तो ऑयल और विनीगर का यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं, फ्रूट्स को, फिश को, मीट को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं, जिसकी वजह से खाना जो मीट होगा, जो मछली होगी, जो फ्रूट्स होंगे वो ख़राब नहीं होंगे। तो कई सारे तरीके हैं, आप एग्ज़ाम में लिखने के लिए आएगा कि कौन कौन से तरीके हैं, जिसमें से हमको 5 बताओ, तुम 5 नंबर का आएगा, 5 बताना रहेगा। तो पहला क्या है, केमिकल मेथड है, ठीक है, जैसे कि सोडियम बेंजोएट, सोडियम बाइसल्फेट। दूसरा आता है कॉमन साल्ट, तो किसके लिए आता है, बस मीट और मछली के लिए आता है। फिर शुगर आता है, यानी कि चीनी, वो जैम्स और जेली को बचाने के लिए आता है। फिर आता है ऑयल एंड विनीगर, यानी कि मीट मछली फल को, दोनों को बचाने के लिए आता है। फिर आता है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, यानी कि ठंडा और गर्म रखने के लिए खाना होता है। जो कहते हैं ना, खाना हमको शाम को खाएं, मान लो खाना 9 बजे बन गया आपको और खाना कितने हैं, 10 बजे है। खाने को गर्म रखने के लिए हम कहाँ रख दें, उसको ओवन में रख देते हैं। ओवन एक तरह का मशीन होता है जिसमें खाना गर्म रहता है, तो उसमें रख देते हैं। वैसे ही क्या होता है, कोई मान लो तो हम कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक हमको पीना है 1 घंटे बाद, और हम 1 घंटे पहले ला दिए हैं। मान लो शाम को बर्थडे है और 3 बजे कोल्ड ड्रिंक ला दिए हैं, तो कोल्ड ड्रिंक को ठंडा रखने के लिए हम उसको फ्रीज में रख देंगे, जिसकी वजह से कोल्ड ड्रिंक ठंडा रहेगा और गर्मी में जो खाना रहेगा वो गर्म रहेगा। इस वजह से हम खाने को क्या सकते हैं, सिक्योर रख सकते हैं, जिस वजह से खाना ख़राब नहीं होगा। नेक्स्ट आता है हमारा पेस्चराइजेशन। ये क्या होता है, कह रहा है जो ये भूजो है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है इसी के पेस्चराइजेशन से रिलेटेड, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि मम्मी मेरी बताती हैं कि जो मार्केट में जो दूध आता है, जैसे अमूल हो गया या ज्ञान हो गया, जो भी दूध आते हैं पैकेट में, वो क्यों नहीं ख़राब होते हैं, और जो हमारे घर दूध रहते हैं वो ख़राब होते हैं। तो इसका आंसर हम देंगे। कह रहा है जो पेस्चराइज मिल्क रहता है वो कहीं नहीं ख़राब होता है। देखो, जो दूध वो लोग निकालते हैं गाय भैंस से, ठीक है, उसको क्या करते हैं, 70 डिग्री पे हीट करते हैं, यानी कि गर्म करते हैं। और कितने देर गर्म करते हैं, बस 15 से 30 सेकंड तक ही गर्म करेंगे, यानी पूरी तरह से उबालेंगे नहीं उसको। 70 डिग्री पे, यानी कि 70 नहीं 70 डिग्री पे 15 से 30 सेकंड के लिए उसको उबालते हैं, बस 15 से 30 सेकंड के लिए, और उबाल कर तुरंत उसको पैक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो दूध सिक्योर रहता है, जिसकी वजह से दूध फटता नहीं है, ना ही ख़राब होता है। तो जो पैकेट में दूध आती है अमूल वगैरह, वो यही काम करती हैं। 70 डिग्री पे 15 से 30 सेकंड के लिए उसको उबाल देंगी और उसको पैक कर देंगी। पहली बार किसने इसको आजमाया था, लुइस पैस्चर ने, उन्हीं के नाम पे ये नाम पड़ा है पेस्चराइजेशन। तो एक साइंटिस्ट है लुइस पैस्चर करके, उन्होंने पहली बार दूध को इस तरह से सिक्योर किया था। अब आता है स्टोरेज एंड पैकिंग। अभी केक करें, आजकल के जो फ्रूट्स हैं या सब्जियां हैं वो भी पैकेट में आ रही हैं। क्यों आ रही हैं, वही चीज़ ताकि उसको सड़ने से बचाया जा सके, ठीक है। फिर आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब मैंने बताया इसको, मैंने बताया ना अभी,
कैसे सॉइल में जो होते हैं बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे मिट्टी को एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को सोख करके मिट्टी को देते हैं। ठीक है, देखते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें, उसका नाम है क्या, रिजोबियम। क्या नाम है, रिजोबियम। तो जो खेत में बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनका नाम है रिजोबियम। ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर को मतलब कि एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी सोख लेते हैं और मिट्टी को प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी क्या होती है, फर्टाइल होती है, यानी कि उपजाऊ होती है। जैसे हम सांस लेते हैं ठीक उसी तरह से ये भी क्या करते हैं, मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं। तो कौन सा बैक्टीरिया है, उसका नाम है रिजोबियम। तो वन वर्ड में ये आंसर में आ सकता है कि कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं, तो रिजोबियम। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा नाइट्रोसाइकिल, कि किस तरीके से हमारा जो एटमॉस्फेयर है काम करता है। देखो हमको सबको पता है, सब लोगों को पता है कि 100% मान लो एटमॉस्फेयर है, 100% में से 78% क्या है, नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। तो देखो जितने भी इंसान होते हैं, जितने भी जानवर होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कंजर्व करते हैं। और जितने भी मिट्टी वगैरह हो गए हैं, जितने भी खेत वगैरह हो गए, जितने भी लैंड हो गए हैं, उनको ऑक्सीजन के तौर पे नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन करना है। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं वैसे जो मिट्टी वगैरह होती है, खेतों की मिट्टी होती है, वो नाइट्रोजन को लेती है अपने जीने के लिए, यानी कि उनको फर्टाइल बनाने के लिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि जितने भी नाइट्रोजन होते हैं वो क्या होते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे कि प्रोटीन हो गया, क्लोरोफिल हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, विटामिन हो गया। जो पौधे वगैरह होते हैं वो भी नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं, किसके तौर पर, प्रोटीन के तौर पे। जैसे हमारे लिए जो प्रोटीन हो, विटामिन सब क्या है, नींबू है, ठीक है, और क्या है, एप्पल वगैरह हो गए, हरी सब्जियां हो गई, हमारे लिए, इंसानों के लिए, ठीक है, और दाल वगैरह में प्रोटीन मिलता है। वैसे ही जो लिविंग थिंग्स है, यानी कि जो प्लांट्स वगैरह हैं, उनके लिए जो प्रोटीन वगैरह है वो कौन काम करता है, नाइट्रोजन के लिए काम करता है। यानी कि नाइट्रोजन के लिए क्या है, विटामिन है, प्रोटीन है, क्लोरोफाइल, सब कुछ है उनके लिए। इस तरीके से प्लांट के लिए भी प्रोटीन कहाँ से आता है, नाइट्रोजन से। और हमारे जो इंसान है या जानवर हैं उनके लिए प्रोटीन कहाँ से आता है, फलों से या हरी सब्जियों से या दाल वगैरह से। इस तरीके से हमारा नाइट्रोसाइकिल चलता है, यानी कि लाइफ बैलेंस रहती है। देखो यहाँ पर लिखा है, जो मैंने बताया अभी बताया ना, कि जो खेत में मिट्टी बैक्टीरिया होते हैं रिजोबियम, और नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके उसका करते हैं, नाइट्रोजन को फिर उसको प्लांट्स को बढ़ाने के लिए या सॉइल को फर्टाइल करके प्लांट्स को अच्छे से ग्रो करवाते हैं। वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर कह रहा है कि एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स ऑफ दिस प्रोटीन एंड नाइट्रोजन कंपाउंड, यानी कि जो नाइट्रोजन को दिया गया मिट्टी, फिर मिट्टी किसको देगा, प्लांट्स को देगा। इस तरीके से मान लो ये मिट्टी है, यहाँ पर क्या है, रिजोबियम है। तो रिजोबियम ने क्या किया, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लिया और इस मिट्टी को दे दिया। फिर इस मिट्टी को क्या करेंगे, इस मिट्टी को किसको देंगे, प्लांट्स को देंगे। प्लांट्स अपने अंदर उस प्रोटीन या विटामिन को लेंगे, फिर उसको जो प्लांट्स को जब वो जानवर खाएगा तो जानवर क्या करेगा, जानवर के अंदर वो प्रोटीन या विटामिन चले जाएंगे। फिर जब इंसान उस जानवर को खाएंगे तो उस जानवर के अंदर जो प्रोटीन या विटामिन रहेंगे वो इंसान के अंदर रहेंगे। इस तरीके से नाइट्रोजन साइकिल चलता है, जैसे कि लाइफ साइकिल चलता था। तो यहाँ पर दिया है कि जब देखो जब प्लांट्स और एनिमल मर जाते हैं, यानी कि जो भी प्लांट्स या एनिमल्स जब मर जाते हैं तो बैक्टीरिया और फंगी उनको खा पी के पचा के किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजन वेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि मैंने बताया पहले ही ना कि जितने भी प्लांट्स ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उसको बैक्टीरिया खा पी के कन्वर्ट कर देते हैं किसी एक मैन्योर में, यानी कि एक तरह के खाद में। तो वो खाद क्या जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, और मिट्टी क्या करता है, प्लांट्स को प्रोवाइड कराता है एज अ विटामिन और मिनरल्स के या प्रोटीन के तौर पे, जिसकी वजह से प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाता है। तो उसी तरह के समझ जो हमारा नेचर है वो बैलेंस रहता है नाइट्रोजन की वजह से, यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की वजह से, और पूरी लाइफ जो लिविंग थिंग्स है वो चलती रहती है। यहाँ पर लास्ट में चैप्टर ख़त्म हो गया है। बस ये कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एग्जाम में सीधे आते हैं। जैसे पूछ लेगा कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, एक तरह के बैक्टीरिया से बने होते हैं, यानी कि अच्छे बैक्टीरिया से बने होते हैं, दवाई होते हैं जो बीमारी के लिए काम आते हैं। तो यहाँ पर लिखा है ना कि मान लीजिए आ गया कि डिफाइन एंटीबायोटिक्स, आप क्या लिखेंगे कि दे कैन लिव इन नॉट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड इन हॉट स्प्रिंग, यानी कि हर तरह के मौसम में पाए जाते हैं। ठीक है, वैसे ही आगे बैक्टीरिया के भी कहते हैं, दो तरह के होते हैं, एक अच्छे वाले होते हैं, एक बुरे वाले होते हैं। अच्छे वाले क्या होता है, नुकसान पहुंचाते हैं, और अच्छे वाले जैसे दूध दही में हो गया उसमें अच्छे होते हैं। तो इस तरीके से कई सारे वर्ड्स दिए गए हैं जो आपको एक स्क्रीनशॉट लेके आपको कॉपी में लिख लेना है, और एग्जाम में आता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। सारी चीज़ मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, तो बस इतना ही था चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक, गुड लक, टेक केयर।